हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे द क्लासिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि क्लासिकल अप्रोच किस तरह है, मतलब सबसे पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब सिस्टमेटिकली स्टडी किया, उनका अप्रोच किस तरह था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब एज अ फील्ड ऑफ स्टडी जो है ये इसका हिस्टोरिकल हम ट्रेस करते हैं, तो हम होड्रो विल्सन के जो आर्टिकल है ऐसे है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसी की तरफ जाते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि उनके आइडियाज़ का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है क्लासिकल अप्रोच पर बहुत लिमिटेड था। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ये सेकंड वर्ल्ड वार तक जो है ये कंसिडर नहीं किया गया था। हालांकि बल्कि ये है कि विल्सन थॉट्स अबाउट द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एज एक्सप्रेस्ड इन दैट एसा वर वाइडली शेयर्ड इन हिज टाइम। लेकिन ये है कि उनकी वो जो जिस तरह चीज़ों को देखते हैं उसी तरह लोग जो है ऑलरेडी देखते थे। उनकी मतलब जो कि फर्स्ट फेज़ है, या हम कह सकते हैं कि 1887 से लेकर 1926 तक यही जो फेज़ है, यही जो एक लोग जो है क्लासिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह सोचते थे जिस तरह वुडरो विल्सन कहते थे। राइटनिंग रिस्पॉन्स टू एज ऑफ वाइड गवर्नमेंटल करप्शन, वो बेसिकली उनकी इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि अमेरिका में ख़ुसूसन गवर्नमेंटल करप्शन जो है ये एक वाइड स्प्रेड था। और बेसिकली ड्यूरिंग 1940s या 1840s और 1870s, एंड इन द स्पिरिट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट दैट sought टू डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर्स टू द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ग्रोथ। और बेसिकली इस तरह था कि एक रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बात की जाती थी, और बेसिकली एक प्रोसेस जो है सिविल सर्विसेज का शुरू था। तो और इसकी पीछे वजह ये थी कि डेमोक्रेटिक ग्रोथ था, कि बहुत से मतलब अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था कि बहुत से लोगों को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। इसके साथ साथ इसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस है। और विल्सन जो है ये आर्ग्यू करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने सेपरेट करना है पॉलिटिकल और पॉलिसी कंसर्न से। मतलब ये है कि सबसे अहम नुक्ता क्लासिकल अप्रोच में ये है कि ये पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिकॉटमी की बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है ये डिफरेंट है या सेपरेट है एटलीस्ट। इसके साथ साथ ये है कि विल्सन के ख्याल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंसर्न सोली विद द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। उनके ख्याल में ये है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ ये है कि ये सिस्टमैटिकली और डिटेल एग्जीक्यूट करे पब्लिक लॉज को। एज फॉर पॉलिटिकल ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिक्स दे शुड सेट द टास्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट बी सफर्ड टू मैनिपुलेट इट्स ऑफिसेज। इसके साथ साथ ये है कि पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स का काम ये है कि वो इनके लिए पब्लिक पॉलिसीज़ बनाए, ना कि इनके ऑफिसेस को मैनिपुलेट करें, इनके ऑफिसेस को अपनी अपनी मतलब अपनी इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। गिवन दिस सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, विल्सन सजेस्टेड दैट टास्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीन्स टू अकम्प्लिश गिवन एम्स। मतलब ये है कि उनके ख्याल में एनी एडमिनिस्ट्रेटर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट इस बुनियाद पर है कि ये ना सिर्फ ये कि ये पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि ये कि ये इनका काम ये है कि कौन से अप्रोप्रिएट मीन्स और कौन से प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हम गिवन एम्स जो है, गिवन जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अकम्प्लिश करें या अचीव करें। विल्सन जो हैं ये जो सेपरेट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से, और बेसिकली वो एक सर्च में होते हैं या प्रपोज करते हैं सर्च फॉर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इसकी तरफ। इसके साथ साथ हम सॉर्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हम जा सकते हैं। एंड हिज assertion दैट बिजनेस टेक्निक्स आर एप्लीकेबल इन द पब्लिक सेक्टर ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ डोमिनेंट इमेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्लासिकल पीरियड। और इसके साथ साथ उनके ख्याल में ये है कि बिजनेस टेक्निक्स जो है हमने अडॉप्ट करने हैं। मतलब ये है कि एक इस तरह प्रिंसिपल्स जो कि ऑलरेडी अप्लाइड हो प्राइवेट सेक्टर में, या इस तरह प्रिंसिपल्स जो कि लॉन्ग टर्म हो, या वो ये कहते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स की जो हरी एंड स्ट्राइफ है उसी इससे दूर रखना है। तो ये एक क्लासिकल पीरियड का ये एक रहा है कि ये लोग ज़्यादातर ये कहते थे कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, और इसके साथ साथ ये कि हमने प्राइवेट सेक्टर से भी चीज़ें लेनी है ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को मोर एफिशिएंट बनाएं। Policy and political matters were conceptually divorced from administrative matters, leaving efficiency in execution as the legitimate area of concern for students and practitioner of public administration. इस तरह है कि पॉलिसी और पॉलिटिकल मैटर्स जो है इसको कंसेप्चुअली सेपरेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से, ताकि एफिशिएंसी आ जाए एग्जीक्यूशन में। और बेसिकली कि एक लेजिटिमेट एरिया ऑफ कंसर्न जो है स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके लिए एक लेजिटिमेट एरिया जो है हम
आइडेंटिफाई करे। Scientific procedures were espoused, if not fully adopted, and many of the techniques suggested to improve the efficiency of public sector operations were based on private sector practices. जिस तरह पहले कहा गया, इसी तरह साइंटिफिक प्रोसीजर्स जो है, साइंटिफिक प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि इस तरह प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स जो कि हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो कि हम डिफरेंट सेक्टर्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से प्रैक्टिस से चीज़ें ली गई और ये एक एटलीस्ट सजेस्ट किया गया कि वहाँ से चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन भी ना हो और हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोर एफिशिएंट भी बनाएं। क्लासिकल अप्रोच में बाद में जिन्होंने सबसे ज़्यादा और अहम काम किया वो बेसिकली सबसे पहले हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक टैलर थे, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का आगाज़ किया। इसके साथ साथ टू मेजर ग्रुप, फॉर एग्जांपल in the classical period were scientific management movement on the one hand and what March and Simon refers to as the departmentalist or Mosher calls administrative management on the other hand. Together they form what was considered the administrative theory of the day. मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव theory of the day जो है ये इसके पीछे दो किस्म के लोग थे। एक डिपार्टमेंटलिस्ट थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लोग थे, और दूसरी तरफ जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के लोग थे जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है मूवमेंट जो था ये बेसिकली फ्रेडरिक टैलर जो है ये शुरू करते हैं, और ये बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये कायम करते हैं, यही टर्म। और बेसिकली इनका इस मूवमेंट का इन लोगों का फोकस ये था कि किस तरह हम फिज़िकल टास्क को मतलब परफॉर्मेंस को फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन एंड रिपीटेटिव फिज़िकल टास्क, कि हम मतलब किस तरह फिज़िकल टास्क को मतलब हम परफॉर्मेंस को या जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं हम इसको किस तरह हम एफिशिएंट बना सकते हैं, मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज टू डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इन्वॉल्व्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल टास्क एंड देन टू डिटरमिन द वन बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग एनी टास्क। इस तरह है कि उनके ख्याल में ये था कि हम किस तरह इस तरह एक जनरल या यूनिवर्सल हम कह सकते हैं कि ये डिस्कवर हो प्रिंसिपल्स जिसके ज़रिए से हम ये डिटरमिन कर सकें कि फ़िज़िकल टास्क को किस तरह हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि ऊपर वो प्रिंसिपल्स जो है हम डिफरेंट या एक वन बेस्ट वे जो है कौन सा है जिसके ज़रिए से हम परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टास्क्स। और इनका प्राइमरी टूल जो था ये था कि हम टाइम एंड मोशन स्टडी था, कि मतलब हम टाइम को भी स्टडी करें और इसके साथ साथ मोशन को भी स्टडी करें, टाइम को भी देखें और इसके साथ साथ हम मोशन को भी देखें, हम टाइम को भी देखें और इसके साथ साथ हम फंक्शन को भी देखें, टास्क को भी देखें कि हम टास्क को किस तरह हम तकमील तक पहुंचा सकते हैं। दो इट्स एनालिसिस वर कंडक्टेड लार्जली इन द प्राइवेट सेक्टर, साइंटिफिक मैनेजमेंट अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ एंथुजियास्ट इन द पब्लिक सेक्टर। ज़ाहिर बात है कि इसका ज़्यादातर मतलब इनकी सारी जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जितनी भी एनालिसिस थी उनको अप्लाई किया प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन इस तरह था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसके एज अ प्रोसेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पर भी इसके असरात हो चुके थे। हमारे साथ जो दूसरा अहम फोर्स था क्लासिकल अप्रोच में या उन दिनों, ये डिपार्टमेंटलिस्ट थे। और ये डिपार्टमेंटलिस्ट अप्रोच जो है ये तो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट को, और बेसिकली इसमें सबसे अहम काम जो करते हैं वो लूथर गोलिक हैं। गोलिक के ख्याल में साइंटिफिक अच्छा इस तरह था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस जो है परफॉर्मेंस पे था, फिजिकल टास्क के, और डिपार्टमेंटलिस्ट जो थे उनका ज़्यादा फोकस जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर था। मतलब उनके ख्याल में ये था कि हम परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं या कौन कौन से काम हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को दे सकते हैं। और इन कंट्रास्ट जो कि डिपार्टमेंटलिस्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लोग जो थे वो या ख़ुसूसन टैलर जो है वो टाइम एंड मोशन की बात करते थे, स्टडी किया करते थे। और यहाँ पर डिपार्टमेंटलिस्ट जो थे वो उन्होंने अडॉप्ट किया द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं, या उनका ज़्यादातर फोकस जो ऑर्गेनाइजेशन ही पर था। The general problem addressed by the departmentalist was the identification of the tasks necessary to accomplish an organizational objective and the grouping and coordination of those tasks in a way that would maximize organizational efficiency. इनका जनरल प्रॉब्लम जिन्होंने उठाया डिपार्टमेंटलिस्ट ने वो ये था कि हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टास्क्स जिसके ज़रिए से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मतलब ये है कि इनका ये एज ए मीन्स लेते हैं
हम कह सकते हैं कि टास्क हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये अकम्प्लिश हो या अचीव हों। और इसके साथ साथ ये है कि हम किस तरह यही टास्क जो है, यही काम जितनी भी है, फंक्शंस जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हम किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है ये इंश्योर हो। द लेक्सिकॉन ऑफ डिपार्टमेंटलिस्ट इज़ फैमिलियर। उनकी जो सबसे अहम बातें हैं वो ये है कि पर वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कि वो फॉर एग्जांपल चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं कि हम कह सकते हैं कि कमांड जो है ये ऊपर से आएगा, और जो कि एक चेन ऑफ कमांड है ऊपर से हायरार्की में, मतलब फ्रॉम द अपर लेडर टू द मतलब नीचे तक लेवल तक। स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात है कि ऊपर से लोग नीचे के तक जो है जितनी भी सबॉर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं, या डोमिनेंसी की हम बात करते हैं, डोमिनेशन और सबॉर्डिनेशन की जो हम बात करते हैं, इसमें एक स्पैन ऑफ कंट्रोल रहेगा कि मतलब लोग जो हैं ऊपर से नीचे के लोग जो है कंट्रोल में रहेंगे, तो इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है ये इंश्योर हो सकती है। एंड लाइन एंड स्टाफ के मतलब स्टाफ को हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, इन फॉर दोज एक्वेंटेड ओनली पेरिफेरली विद द लिटरेचर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ ये है कि ऑब्वियसली अमंग अप्लाइड सोशल साइंटिस्ट एंड प्रैक्टिशनर द डिपार्टमेंटलिस्ट प्रिंसिपल्स वर नेवर टोटली अबंडेंड। बाद में इस तरह था कि डिपार्टमेंटलिस्ट को इनका एक किरदार इवन नेवी एडमिनिस्ट्रेशन तक इनका एक किरदार रहा है कि इनको लोगों ने स्टडी किया। सम ऑफ देयर बेसिक प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल इनके बेसिक प्रिंसिपल्स में ये था कि अथॉरिटी शुड बी कमेंशरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये है कि अथॉरिटी के साथ साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है कि अगर कोई अथॉरिटी मतलब जिनके साथ अथॉरिटी है उनके लिए लाजमी है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो। दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। इसके साथ साथ ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं कि हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशन में और हायरार्की में एक यूनिटी ऑफ कमांड होगी कि ऊपर से एक बंदा जो है या एक ऑफिस के से नीचे सारे लोगों को एक मतलब कंट्रोल में रखा जाएगा। एंड द चेन ऑफ कमांड शुड नॉट बी सरकमवेंटेड, हैव बिकम डीपली इनग्रैंड इन मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। मतलब ये सारी चीज़ें ये बाद में अडॉप्ट की गई। द कम्बिनेशन ऑफ पिल्सन डिफिनीशन एंड द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रेस्क्रिप्शन for organizational management structure relying heavily on a hierarchy and a primary mechanism for control and coordination constitute the core of classical approach to public administration। मतलब ये सारी जो बात है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वेल्सन जिस तरह डिफाइन करते हैं फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके साथ साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटलिस्ट जो है वो ज़्यादातर फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट पर और स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हैं। और ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की मैकेनिज्म की बुनियाद पर किस तरह इंश्योर कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में। लेकिन इस तरह है कि मैक्स वेबर की भी मतलब क्लासिकल अप्रोच में एक इनकी भी असरात थे। मतलब इनकी जितना भी वर्क है वो भी बस सेकंड वार के बाद मतलब वेल नोन हुआ, लेकिन फिर भी वो एक शेयर करते हैं कुछ चीज़ें क्लासिकल अप्रोच की जितने भी लोग थे उनके साथ। वेबर जो है उनकी मतलब वो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियन के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है ये मतलब ये ज़रूरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ये न्यूट्रल हों। मतलब वो ये भी मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स टू आर दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। इसके साथ साथ दूसरी बात वो ये है कि वो ये कहता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स की जो कि जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स है वो ज़रूरी है कि वो न्यूट्रल सर्वेंट्स हो। इसके साथ साथ ये है कि जो कि ज़ाहिर बात है कि क्लासिकल जो कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकॉटमी है वो यही लोग इसी तरह समझते हैं चीज़ों को। सेकेंडली वो वेबर जो हैं वो फार्मूलेट करते हैं एक आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब वो यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि बाद में डिपार्टमेंटलिस्ट जिस तरह करते हैं। तो वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर देते हैं दुनिया को। Perhaps the most famous summary statement of the attributes of ideal type bear a close resemblance with the kind of organizational widely prescribed in classical approach। में क्लासिकल अप्रोच में जो लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मैक्स वेबर जो है वो उसी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल अप्रोच में जो कि अहम लोग थे वो अहम ऑथर्स थे, वो वुडरो विल्सन थे। बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के जो फ्रेडरिक टेलर है वो थे। इसके बाद जो कि डिपार्टमेंटलिस्ट अप्रोच है उनकी लुथर गोलेक थे। इसके बाद ये भी है कि चूँकि वो 19वीं सेंचुरी के मैक्स वेबर जो है वो लिखते हैं वहाँ पर तकरीबन मिड 19वीं सेंचुरी में, तो फिर उनके असरात पर भी मतलब होते हैं क्लासिकल अप्रोच में इस बुनियाद पर कि वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट समझते हैं। और दूसरी बात वो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो कि डिपार्टमेंटलिस्ट करते हैं क्लासिकल अप्रोच में।